अच्छा, जो लंग कार्सिनोमा है ये सबसे फ्रीक्वेंटली डायग्नोस्ड मेजर कैंसर है इन द वर्ल्ड। और ये जो है ना सबसे कॉमन कॉज ऑफ मर्टालिटी है कैंसर से। अब ये जो है इसका मेन इफ़ेक्ट इसीलिए होता है सिगरेट स्मोकिंग से। और ये ज़्यादा मेन में कॉमन है क्योंकि मेन में स्मोकिंग ज़्यादा कॉमन है। अब इसकी जो प्रेजेंट करता है पेशेंट 40 to 70 ईयर्स के बीच में, लेकिन पीक इंसिडेंस जो है वो 50s और 60s में होती है। अब ईटियोलॉजी, मेन और सबसे मेन रीज़न जो है इसकी सिगरेट स्मोक ही है। अब टबैको स्मोकिंग 80% ऑफ द केसेस इसी से होती है। और ये उनमें होती है जो लोग एक्टिव स्मोकर्स होते हैं या फिर जो जिनने बस रिसेंटली स्टॉप किया होता है, वो बहुत हैवी स्मोकर्स होते हैं। एक लीनियर कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में कि कितना वो बंदा कितने पैक्स ऑफ सिगरेट स्मोक करता है और उसे कितना लंग कैंसर होगा। एक लीनियर कोरिलेशन है। जो बंदा स्मोकर है ना उसको 60 हैवी स्मोकर है, उसको 60 टाइम्स ज़्यादा चांस है कि कैंसर हो जाए एक नॉर्मल इंडिविजुअल से जो कि नहीं स्मोकिंग करता। विमेन जो हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कार्सिनोजेंस एंड टोबैको से। ये प्रूवन नहीं है क्यों, लेकिन ये होता है। अब जो पाइप्स और सिगार स्मोक करते हैं ना उनमें इतना रिस्क नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन मेन टोबैको स्मोक से ही है। पैसिव स्मोकर्स जो होते हैं ना, सिगरेट स्मोकर्स के जो साथ रहते हैं और पैसिवली इनहेल करते हैं स्मोक, उनकी ट्वाइस ज़्यादा चांस है ऑफ कैंसर देन अ नॉन स्मोकर। फिर ड्यूरेशन और इंटेंसिटी है तो हमने कर लिया कि उसकी कोरिलेशन है कैंसर से। साथ में कुछ लोगों में जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं और तो वो लोग जो है ना ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं लंग कैंसर से। इसकी एग्जांपल ये है कि कुछ लोगों में P450 मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम सिस्टम होता है एक, उसकी अगर पॉलीमॉर्फिज्म हो जाए ना तो ज़्यादा चांस है कि इन लोगों को सिगरेट स्मोक से कैंसर हो जाए। फिर कुछ लोग होते हैं जिनकी पेरिफेरल ब्लड लिम्फोसाइट्स में ज़्यादा क्रोमोसोमल ब्रेकेज होती है, तो ये लोग जो है ना 10 टाइम ज़्यादा रिस्क में होते हैं कैंसर के। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लोग कह रहे हैं कि कितनी इंटेंसिटी और एक्सपोजर है उसकी लीनियर कोरिलेशन है और कि उससे और कितना उनकी एपिथेलियल चेंजेस होगी। अब जो एपिथेलियल चेंजेस होती हैं ना कैंसर से, वो एक तो बेसल सेल हाइपरप्लेसिया होती है और दूसरा स्क्वामस मेटाप्लेसिया होती है। ठीक है, फिर ये जो इवेंचुअली है ये प्रोग्रेस करता है और स्क्वामस डिस्प्लेसिया कॉज करता है। फिर ये प्रोग्रेस करके कार्सिनोमा इन साइटू कॉज करता है और फिर ये प्रोग्रेस करके इन्वेसिव कैंसर कॉज करता है। तो ये कह रहे हैं ये जो पूरा ये पूरी जो प्रोग्रेशन हो रही है ना इसकी एक लीनियर कोरिलेशन है कि कितना बंदा स्मोक करता है। अब फिर कह रहे हैं कि कुछ लोग ये स्मोकलेस टबैको ईजाद हुआ था तो वो लोग करने लगे थे उससे। हाँ, ये बात तो है कि लंग्स स्पेयर हो जाते थे, लंग कैंसर नहीं होता था, लेकिन उससे ओरल कैंसर बहुत होता था और निकोटीन की एडिक्शन होती थी। तो ये तो पहला हो गया हमारी रीज़न टबैको स्मोक। फिर नेक्स्ट होता है इंडस्ट्रियल हैज़र्ड्स। अब इंडस्ट्रियल हैज़र्ड्स में हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो लोग एस्बेस्टोस से फॉर एग्जांपल एक्सपोज होते हैं ना, उनको वैसे तो एस्बेस्टोस से ना लंग कैंसर का चांस वैसे ही बढ़ता है 5 टाइम्स, लेकिन अगर वो एस्बेस्टोस एक्सपोजर भी है और उसको स्मोकिंग भी करता है तो 55 टाइम्स ज़्यादा चांस हो जाएगा कि उसे कैंसर हो। ये एक इंडस्ट्रियल हैज़र्ड है। दूसरा एक होता है यूरेनियम। जो लोग ये रेडियो एक्टिव उधर काम करते हैं ना, रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंट में, आयोनाइजिंग इन्वायरमेंट में, तो उधर यूरेनियम की एक्सपोजर बहुत होती है। तो उन लोगों को 4 टाइम्स ज़्यादा चांस हो जाता है कि वैसे तो यूरेनियम से ही 4 टाइम्स ज़्यादा चांस हो जाता है कि वो कैंसर हो जाए, और अगर वो साथ में स्मोकिंग भी करते हैं तो 10 टाइम्स ज़्यादा चांस हो जाता है। अदर देन दिस ये आर्सेनिक से भी हो सकता है, क्रोमियम से भी, निकल से भी, मस्टर्ड गैस से भी, इनसे भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट होता है एयर पोल्यूशन। अब जो एयर पोल्यूशन है ये कॉज तो नहीं करता लंग कैंसर, लेकिन ये रिस्क ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। तो डायरेक्ट इसका कॉज नहीं है, लेकिन अगर लेट से कोई बंदा स्मोक करता है और साथ में उस एयर पोल्यूशन भी है उसमें, तो फिर हो सकता है उसे लंग कैंसर हो जाए। और ये किस तरह होता है, क्योंकि क्रॉनिक एक्सपोजर जब होती है ना इन एयर पार्टिकल्स एयर पोल्यूशन की, तो लंग्स में इरिटेशन होती है। लंग्स में इरिटेशन होगी तो उधर इन्फ्लेमेशन और रिपेयर होगा, और जब भी इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक हो जाती है ना कैंसर का चांस बढ़ जाता है। अब ये कह रहे हैं एयर पोल्यूशन में मेन चीज़ जो बहुत इंक्रीज रिस्क कॉज करती है कैंसर की, वो रेडॉन गैस है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव गैस है, तो वो एक चीज़ है जो इंक्रीज़ करती है। फिर नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। अब ये कहते हैं कि ये जो सारे हमने किए हैं ना रीजंस, ये एक ड्राइवर ऑन्कोजेनिक ड्राइवर म्यूटेशंस है, ये जमा होती रहती हैं तो फिर एक न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है पल्मोनरी एपिथेलियल सेल्स की। फिर ये जो कुछ चेंजेस होते हैं ये बीनाइन होते हैं, मतलब उनके जो ब्रोंकियल एपिथेलियम में ना बिल्कुल बीनाइन चेंजेस होंगे। फिर इवेंचुअली ये होते रहेंगे तो वो प्रोग्रेस होता रहेगा और इवेंचुअली वो इन्वेसिव कार्सिनोमा हो जाएगा।
अब ये जो है इसको हम लोग काफ़ी उसमें क्लासिफाई करते हैं, इसके हिस्टोलॉजी की बेसिस में इसके सब ग्रुप्स करते हैं लंग कैंसर की। अब सबसे कॉमन जो टाइप होती है ना लंग कैंसर की, जो कि 38% इंडिविजुअल्स में होती है, वो है एडिनोकार्सिनोमा। अब एडिनोकार्सिनोमा के में क्या हो रहा होता है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस हो रही होती हैं। अब ये गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस किस में होती हैं, EGFR, ALK, ROS, MET और RET, ये सारी जीन्स है जिनमें गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है एडिनोकार्सिनोमा में। और फिर बाद में इन लोगों को पता चला कि KRAS जीन में भी हो रही होती है म्यूटेशन, ठीक है। फिर ये एडिनोकार्सिनोमा का था। फिर 20% इंडिविजुअल्स में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। अब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो है ना, इसमें ये सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है टोबैको स्मोक से, मतलब जो लोग स्मोकिंग करेंगे मोस्ट चांस है कि उन्हें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ही हो। अब इसमें क्या हो रहा होता है, क्रोमोसोमल डिलीशंस हो रही होती हैं। सबसे पहले तो 3p और 9p की डिलीशन होती है, और ये 3p 9p जो है ना, ये CDKN2A जीन को इनकोड करता है। फिर दूसरा 17p में डिलीशन होती है, और 17p तो TP53 बनाता है, तो उसमें म्यूटेशन हो जाती है। अदर देन दैट जो RB जीन होती है जो कि रेटिनोब्लास्टोमा बनाती है, उसमें भी म्यूटेशन हो सकती है, उसमें लॉस ऑफ एक्सप्रेशन म्यूटेशन होती है। और अदर देन दैट एक और जीन है FGFR1, ये जो है इनकोड करता है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, तो इसमें एम्पलीफिकेशन हो जाती है कुछ केसेस में। फिर नेक्स्ट हम लोग इसमें जो है 14% केसेस में होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा, और 3% लोगों में लार्ज सेल कार्सिनोमा। फिर बाकी 25% में अदर रीजंस होती हैं। अब हमें बस एक और करना है इसमें, स्मॉल स्केल कार्सिनोमा, इसकी भी एसोसिएशन है स्मोकिंग से, और इसमें जो है ना लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस हो रही होती हैं TP53 में मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर फिर जो है RB में भी होती हैं, और क्रोमोसोम 3p डिलीशंस भी होती हैं, और MYC फैमिली में भी होती हैं। ये सारे जीन्स के रट्टे लगाने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें कहेंगे कुछ लोग होते हैं जो कि नॉन स्मोकर्स होते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी लंग कैंसर हो जाता है, और ये ज़्यादा कॉमन विमेन में है। और इस तरह के जो कैंसर्स होते हैं ना, वो अक्सर एडिनोकार्सिनोमास होते हैं, और इन लोगों में सबसे कॉमन EGFR म्यूटेशन होगी, ठीक है। और KRAS की तो म्यूटेशन इन लोगों में होगी ही नहीं, लेकिन EGFR की होगी, और TP53 की भी कभी कभार हो जाती है, ठीक है, ये बात। अब नेक्स्ट है प्रिकर्सर प्री इन्वेसिव लीशंस। अब कोई भी लंग कैंसर होने से पहले ना 4 तरह की लीशंस होगी जिससे पता चलेगा कि ये बंदा जो है ना लंग कैंसर की तरफ जा रहा है। पहला तो ये है स्क्वामस डिस्प्लेसिया होगा, और कार्सिनोमा इन साइटू होगा, ठीक है। दूसरा है एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेसिया होगा। तीसरा है एडिनोकार्सिनोमा इन साइटू होगा। चौथा है डिफ्यूज इडियोपैथिक पल्मोनरी न्यूरोएंडोक्राइन सेल हाइपरप्लेसिया होगा। अब मतलब ये इन चारों में से कोई सा भी हो ना, तो उससे पता चलता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली कैंसर की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। अब क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में होगी। अभी हम पहले कर देते हैं स्टेजिंग हम लोग वही TNM वाला यूज़ करते हैं, ट्यूमर साइज और नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स इन्फेक्टेड और मेटास्टेसिस। अब ये टेबल डिटेल में करेंगे। अब पहले तो स्टेजिंग इसकी होती है, पहला होता है TIS, इसका मतलब है कार्सिनोमा इन साइटू, ठीक है। फिर होता है T1 का मतलब है कि ट्यूमर जब 3 सेंटीमीटर से कम होता है ना, तो हम इसको T1 बोलते हैं। और अगर कोई इसकी मतलब 3 सेंटीमीटर से कम होगा और उसमें कोई प्लूरल या फिर कोई भी ब्रोंकस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। फिर नेक्स्ट इज़ T2, ये 3 to 7 सेंटीमीटर्स का होता है। अब इसमें जो है ना इन्वॉल्वमेंट होगी ब्रोंकस की, लेकिन सिर्फ 2 सेंटीमीटर्स तक की, और इसमें जो है विसरल प्लूरल की इन्वॉल्वमेंट होगी, या फिर लोबार एटिलेक्टेसिस हो सकता है। फिर नेक्स्ट इज़ T3 जो होता है ना, वो 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा होगा, और इसमें जो है ना उसमें ऊपर वाले में विसरल प्लूरल इन्वॉल्व था ना, इसमें पैराइटल प्लूरल इन्वॉल्व होगा, आगे का चेस्ट वॉल भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होगा, डायफ्राम भी, फ्रेनिक नर्व भी हो सकती है, आगे जो भी स्ट्रक्चर्स है ना उसके नाम वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर T4 जो होता है ना, इसमें पूरा जो मीडियास्टिनम होता है ना उसकी इन्वेजन हो जाएगी, हार्ट की होगी, ग्रेट वेसल्स, ट्रेकिया, लेरेंजियल, मतलब जो भी इसोफेगस, जो भी दूर दूर के वो है ना ऑर्गन्स वगैरह, उधर भी हो जाएगी इन्वेड। फिर नेक्स्ट इज़ लिम्फ, जो हम लिम्फ नोड्स का करते थे N,
अब NO का मतलब है कि कोई रीजनल लिम्फ नोड्स में मेटास्टेसाइज नहीं किया ये। N1 का मतलब है कि एप्सी लैटरल हाइलर लिम्फ नोड्स में चला गया, मतलब सेम साइड वाले हाइलर लिम्फ जो लंग के लिम्फ नोड्स है ना, या तो उधर चला गया या तो फिर ऊपर जो उसके पेरी ब्रोंकियल नोड्स है ना उधर चला गया। फिर N2 होता है कि इप्सी लैटरल मतलब सेम साइड वाले मीडियास्टिनल नोड्स तक चला गया, या तो ये या तो फिर ऊपर की तरफ पेरी ब्रोंकियल में तो गया ही, ऊपर सब कार्नियल लिम्फ नोड्स में भी चला गया। फिर नेक्स्ट होता है N3। N3 का मतलब है कि ये मेटास्टाइज हो गया कॉन्ट्रालैटरल मतलब ऑपोजिट साइड वाले मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स में, या फिर ऑपोजिट साइड के लंग के जो हाइलर लिम्फ नोड्स होते हैं उधर, या फिर सेम साइड के या फिर कॉन्ट्रालैटरल के स्केलीन या फिर सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स तक चला गया। ठीक है, फिर होता है मेटास्टेसिस। अब मेटास्टेसिस जो है कि ये तो या तो M0 होगी या M1 होगी। M0 मतलब कोई मेटास्टेसिस नहीं हुई, M1 मतलब डिस्टेंट मेटास्टेसिस होगी किसी ऑर्गन तक। अब